So, hello students, how are you? I am Praveen Kumar Prajapati. Now I am with you in a new video about science and technology. As you see in thumbnail, am I going to explain you about science and technology? What does many students do mistakes during their preparation? What do they and what don't have to do? And many students they are be a topper in their class, and how to they understood the science and technology subject. ठीक है, ले आते फिर से अपनी भाषा में, अपने अंदाज में. कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, हम अपने फिर से अंदाज में आ जाते हैं. तो कोई बात नहीं. कैसे स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रवीण कुमार प्रजापति. आपको छोटा सा झलक दे रहा था क्योंकि हम लोग इंग्लिश में भी आपको नॉलेज देते हैं कि इंग्लिश में किस तरीके से आपको आगे कम्युनिकेट करना रहता है. तो उसके लिए कोई बड़ी बात ऐसा है नहीं कि आप टेंस वाइज ही चले. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वो लोग क्या करते हैं कि वो पहले ही हमेशा टेंस 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 करते रहते हैं, तो उसकी वजह से वो आगे दूसरा और कुछ नहीं कर पाते हैं. तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है. स्लोली आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं बराबर. उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको ग्रामेटिकल ही बोलना आना चाहिए. ठीक है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि अभी आपको नहीं आती, लेकिन जिनको इंग्लिश प्रॉपर आती है उनको पता है कि जब सामने वाला इंग्लिश बोल रहा है और वो खुद भी बोल रहे तो इतना ग्रामेटिकली वो सही नहीं बोलते हैं. ठीक है, तो बोलने के लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप ग्रामेटिकली हमेशा सही ही हो. मैंने अक्सर यूट्यूब पे जो जजेस होते हैं जो हाई कोर्ट के, इनके भी वीडियो देखे तो उनमें वो लोग नहीं इतना ग्रामेटिकली सही बोलते हैं. तो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रामेटिकली सही ही हो, तो उसके लिए आपको टेंस मुँह जुबानी याद हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. आपको इंग्लिश तैयार करना रहता है, साथ में प्रैक्टिस भी चाहिए रहती है. लेकिन अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है विज्ञान यानी साइंस की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं. तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स मेजोरिटी पे ये जो साइंस की बात कर रहे हैं, साइंस यानी विज्ञान. ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिख दिया, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे. यहाँ पे एक वर्ड लिखा है नॉलेज यानी ज्ञान. इसको हम ज्ञान भी बोलते हैं. ठीक है, देखो ये विज्ञान के आगे भी वी लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब क्या होता है, ज्ञान यानी क्या है बराबर. सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट के बारे में समझे कि क्या होता है ज्ञान. विज्ञान यानी नॉलेज यानी विद्वता भी होता है एक तरीके से. तो ये जो विज्ञान यानी ये जो साइंस है ना शब्द, ये साइंस शब्द का मतलब होता है जानना. ठीक है, क्या होता है जानना. और ये कहाँ से आया, ये कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है. साइंस कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है. साइंस सिंटिया शब्द से आया हुआ जिसका मतलब जानना होता है. तो लोग क्या करते हैं साइंस को जनरली क्या करते हैं, क्या वो जानते हैं उनको? नहीं, वो सिर्फ मान लेते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स, वो मान लेते हैं कि ये साइंस है. बस मानना नहीं होता है, साइंस में जानने वाली चीज़ होती है. अब आप बोलोगे ये क्या होता है जानना, यानी क्या ये जानना मानना क्या बता रहे हैं सर, समझ नहीं आ रहा है. ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. हम बता रहे कि जानना यानी क्या होता है, चीज़ों को नो यानी उसको पता करो कि उसमें है क्या. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चैप्टर दिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जैसा 10वीं का चैप्टर नंबर 4, क्लास 10th का दिया है चैप्टर नंबर 4. कौन सा चैप्टर नंबर 4? ठीक है, अब ये जो चैप्टर नंबर 4 दिया है वो थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यानी एक रसायन विज्ञान है. विज्ञान के भी 3 भाग आएंगे, मैं भी आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा. तो उसमें स्टूडेंट मेजॉरिटी क्या करते हैं कि वो जो चैप्टर दिया उसको सिर्फ एक पढ़ेंगे, या तो सिर्फ पढ़ते और उसको समझने की कोशिश करते थोड़ा बहुत, फिर उसको याद करने की कोशिश करते बराबर. जबकि ये जो चैप्टर नंबर 4 है यानी केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, ना कि उसको बार बार पढ़ने की. सिर्फ उसको पढ़ना नहीं रहता, उसको प्रैक्टिस भी करना रहता है. जैसा आप मैथमेटिक्स में करते हो कि एक क्वेश्चन को कोई चैप्टर है उसके बार अनेक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते तो चैप्टर आपका अच्छे से हो जाता है. तो साइंस में ज़्यादातर, अब आपको पहले चीज़ बता देता हूँ कि कितने भाग होते हैं, फिर आपको मैं आगे ले जाऊँगा तो और आप ज़्यादा अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे. तो ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है साइंस, क्या साइंस बराबर, यानी इसकी 3 शाखाएँ होती हैं. आप ये चीज़ जानते हो. ठीक है, 3 शाखा कौन कौन सी होती है. विज्ञान 3 तरह के होते हैं. एक होता है फिजिक्स, ठीक है, यानी भौतिक विज्ञान. ठीक है, हैंड राइटिंग के लिए थोड़ा खेद है, थोड़ी सी हैंड राइटिंग खराब है, धीरे धीरे कोशिश करेंगे सुधारने की, तो इसको अवॉइड करें. ठीक है, फिर आप आएंगे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान. फिर आता है बायोलॉजी यानी इसको अपने बोलते हैं जैव विज्ञान या जीव विज्ञान. ठीक है, अब इनमें से स्टूडेंट का फेवरेट विज्ञान कौन सा होता है? ये तो 3 तरह के विज्ञान होते हैं. उसमें
आपका फेवरेट कौन सा आता है, यानी लोगों को कौन सा पसंद आता है। जनरली स्टूडेंट इसको अच्छे से तैयार कर जाते हैं, यानी जैव विज्ञान यानी बायोलॉजी जैसा चैप्टर होता है, क्यों इसको अच्छे से तैयार कर पाते। इन दोनों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है, इसमें तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम रहती है। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो कोई विज्ञान हमने देखा ही नहीं हमारी 9th की बुक में 10th की बुक में, लेकिन होता है। आपकी जो एक बुक आती है 9वीं और 10वीं की जो एक किताब आती है उसके अंदर चैप्टर आते हैं, कुछ कुछ चैप्टर आपने देखे होंगे जिसमें केमिकल की बात हो रही है, जहाँ पे कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट या फिर हाइड्रोजन H2SO4 या डाईहाइड्रोजन H2O या सोडियम क्लोराइड, ऐसी जो बातें हो रही होगी आप समझ जाना वो हम बात करें केमिस्ट्री की, यानी रसायन विज्ञान के। ठीक है, फिर कुछ चैप्टर ऐसे आएंगे जिसमें आपके ऐसी बात करी होगी 9वीं में या 8वीं में, जिसमें गति की बात करी कि कोई बच्चा इतनी स्पीड से चल रहा है, कितने टाइम में वहाँ पहुँच रहा है, या फिर कोई गति की घूर्णी गति की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसा जो चैप्टर आएगा वो भौतिक विज्ञान, जहाँ पे कई विद्युत धारा की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, तो उसमें आता है फिजिक्स वाला भाग। फिर एक आता है जैव विज्ञान, जिसमें जीवों के बारे में बात करें। आपने कभी सुना होगा कौन सा सजीव है, कौन सा जीव निर्जीव है, या फिर आपने ऐसा भी देखा होगा कि क्या पेड़ जो होते हैं वो सजीव है, निर्जीव है, मनुष्य में ये होता है वो होता है, यानी पूरा आहार नाल, पाचन तंत्र। अपने 7th में NCERT 7वीं की NCERT का एक चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है जिसमें प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया गया है। फिर उसका दूसरा चैप्टर है 7वीं में, उसमें पाचन तंत्र के बारे में बताया गया है। तो ये जो भाग आते हैं जिसमें मनुष्य या फिर कोई भी सजीव हो, कोई भी प्राणी हो, उसकी जब बात कर रहे हैं तो उसमें आता है जीव विज्ञान का भाग। तो ये वाला भाग तो स्टूडेंट अच्छे से कवर कर जाते हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट होता है सजीवों के बारे में जानने का, खुद के बारे में जानने का। और दूसरी बात ये होती है कि इसमें कोई न्यूमेरिकल कोई सवाल नहीं होता है, उसमें होता है कि एक थियरी होती है जो इजीली सर लोग उसको समझा देते हैं और स्टूडेंट उसको बार बार रिवाइज करते, उसको कर जाते, इसमें अच्छा से अच्छा नंबर कर लेते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम पड़ती है वो होती है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री में। अब क्या होता है भौतिक विज्ञान में, आप देख लेना 10वीं का एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, और है एक जो लगभग चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 13 है। ये जो 10, 11, 12, 13 ये 10वीं की मैं NCERT की बात कर रहा हूँ। जब आप उसमें देखोगे तो उसमें आपको फिजिक्स के चैप्टर मिलेंगे, जिसमें आपको प्रकाश की बात की होगी, आपको बिलोरी कांच और लेंस की बात की होगी। ठीक है, तो उसमें आपका आएगा फिजिक्स वाला भाग। इसमें इलेक्ट्रिसिटी की बात की होगी, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा वाली बात होगी। कहीं पे आपको जनरेटर दिया होगा, AC जनरेटर की बात की होगी। चुंबक की जहाँ बात होती है, चुंबक तो आपने देखा ही होगा, चुंबक वाले चैप्टर भी छोटी क्लासों में आ जाते, उसमें आता है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान वाला। तो ये वाले में क्या होता है, सिर्फ आपको थियरी नहीं पढ़ना रहता, जो किताब में दिया रहता है सिर्फ वो किताब नहीं पढ़नी रहती। मैं आपको आपके किताब में से भी बताऊंगा कभी कि उसमें क्वेश्चन भी रहते, न्यूमेरिकल रहते। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट में क्या होता है, जब वो 9th में होते हैं या 10th में होते हैं तो फिजिक्स वाले भाग से कुछ क्वेश्चन भी आते हैं। आप बुक में देखना ना, आपको गणित जैसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो मेजोरिटी स्टूडेंट और या फिर जो टीचर्स भी होते हैं वो उनको सॉल्व नहीं कराते, बराबर। हालांकि उनको सॉल्व कराना चाहिए। अगर आपकी NCERT बुक है, ठीक है, क्या है NCERT जो बुक है उसमें कोई भी दी हुई चीज़ फालतू नहीं होती है। अगर चीज़ दी है तो उसको सॉल्व करा देना चाहिए, क्योंकि लोग असाइनमेंट के भरोसे बैठे रहते हैं, और असाइनमेंट के भरोसे बैठने की वजह से क्या होता है, आगे से आगे उनका वो बेस हमेशा कमज़ोर ही रह जाता है, बराबर। तो फिजिक्स वालों में जब आप देखोगे तो मैथमेटिक्स जैसा थोड़ा सिस्टम रहता है, और रसायन विज्ञान में भी थोड़ा बहुत मैथ रहता है, इतना ज़्यादा नहीं रहता है। अब जब 10वीं का चैप्टर नंबर 1 देखोगे, चैप्टर नंबर 2 देखोगे, 3 देखोगे, 4 देखोगे, और 5वां चैप्टर, हालांकि 5वां तो अभी NCERT और CBSE बोर्ड से लगभग हट गया है, वो एग्जाम में पूछाने की संभावना कम है। तो 1, 2, 3, 4 जो चैप्टर है ये वाले केमिस्ट्री वाले आप देख के उठा के देखना, 10वीं वाले जो भी हो। और 9वीं वालों में भी चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे अब जो चैप्टर 9th में भी 1, 2, 3, 4, 9th में भी चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 जो NCERT के उसमें भी आपको केमिस्ट्री मिलेगा, यानी रसायन वाली बातें मिलेगी। तो रसायन में क्या होता है कि ज़्यादातर चीज़ें जो होती है क्रियाकलाप दिए रहते हैं। आप उसमें देखना कहीं कहीं क्रियाकलाप दिए होते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट। क्या दिया होता है, क्रियाकलाप यानी एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को जो क्रियाकलाप करके, क्रियाकलाप 1.1, 1.2 ऐसा बुक में दिया रहता है, लेकिन उसको ना तो पढ़ते हैं ना समझने की कोशिश करते, और कहीं कहीं टीचर्स को भी स्पीड में उतावल रहती है तो क्रियाकलाप को ना समझाते ना पढ़ाते हैं। हालांकि उनको पढ़ना चाहिए, व्यवस्थित तरीके से बताना चाहिए। जैसे 9th में चैप्टर नंबर 2, जैसे हम 9th की बात कर रहे हैं, एक चैप्टर दिया है चैप्टर नंबर 2। कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी चैप्टर का नाम हिंदी में लिखेंगे तो विलयन, ठीक है। अब ये वाला चैप्टर जो 9th में दिया है उसमें एक्सपेरिमेंट दिए।
एक एक्सपेरिमेंट दिया जिसमें कॉपर सल्फेट की बात की है। किसकी? कॉपर सल्फेट। तो ये 9th की मैं बात बोल रहा हूँ, जो 9th में ऐसा दिया है। अभी मैं अगर 10th वालों को पूछूँ कि कॉपर सल्फेट क्या है, तो मैं गारंटी से कहता हूँ अगर 100 बच्चों को पूछूंगा तो 100 में से 90 बच्चे नहीं बता पाएंगे कि कॉपर सल्फेट क्या है, क्योंकि क्रियाकलाप में दी हुई ये चीज़, ठीक है। और ना ये 10th में भी आती है, फिर 10th में वो ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते तो उनको समझ में नहीं आता, और 10th वाले टीचर ये बोल देते बेटा आप पहले पढ़ चुके हो आप, ठीक है। जबकि 9th को बहुत लोग लाइटली लेते, बहुत हल्का लेकर चलते। 9th में एक यहाँ पे बात लिख देता हूँ कि 9th का जो सिलेबस है और 10th का दो 10वीं का सिलेबस है, दोनों इक्वल बेसिस पे होता। दोनों की हार्डनेस जो आप बोलते हैं ना कितना हार्ड रहता, उल्टा मैं यूँ कहते 9वीं का थोड़ा सा हल्का सा सिलेबस थोड़ा हार्ड पड़ता है स्टूडेंट को, क्योंकि 8वीं में एकदम लाइट सिलेबस रहता है, एकदम लाइट चैप्टर रहते, ज़्यादा इतना भारी नहीं रहते। 9वीं में थोड़ा हार्ड हो जाता है, और 10वीं का इतना हार्ड नहीं होता 9वीं की तुलना में, स्टूडेंट को इतना नहीं पड़ता है। और 9वीं में ही वो गलती करते हैं कि उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। यानी चीज़ों को क्या करते हैं, मैं समरी में यानी शॉर्टकट में अगर यूँ बताना चाहूँ कि विज्ञान को स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते हैं, जैसे वो एसएस पढ़ रहे हो या हिंदी पढ़ रहे हो। हिंदी चैप्टर जानते हो कैसे, मतलब आपको एक बार एक्सप्लेन कर दिया फिर आप पढ़ रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या हो रहा है कि पहले आपको उसको व्यवस्थित तरीके से समझना पड़ेगा। यानी इसका नाम ही है ना नॉलेज, यानी जानना, पहले उस चीज़ को जानना, ठीक है। चीज़ को अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा, आपको अच्छे से एक्सपेरिमेंटली उसको समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप यहीं पे एक्सपेरिमेंट करने लग जाओ, उसमें लाओ सोडियम क्लोराइड मिलाओ और कॉपर सल्फेट मिलाओ, वो चीज़ें तो अवेलेबल भी नहीं रहती है। हाँ, कहीं कहीं CBSE स्कूल होती है, ICSE स्कूल होते हैं, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी अवेलेबल होते हैं 9th 10th के, यानी प्रयोग भी करवाए जाते हैं। तो जनरली ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, मिलता ही नहीं है बेचारों को, ठीक है। और सिलेबस पूरा हो जाए टाइम पे बहुत अच्छे से, वही बड़ी बात है। हाँ, सिलेबस भी पूरा हो जाता है। सिलेबस टीचर्स के अंदर ऐसी पावर होती है कि 2 महीने में सिलेबस पूरा कराना है तो भी हो जाता है, और अगर 12 महीने में पूरा कराना है तो भी हो जाता है, लेकिन फ़र्क रहता है दोनों में, ठीक है। तो अब आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, कि सिलेबस भी व्यवस्थित तरीके से चलना बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे, कि चीज़ें समझनी पड़ती है स्टूडेंट्स को। चीज़ें एक लाइन जो NCERT में दी होती है बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी उसको समझाना रहता है। हाँ, वो बात अलग है कि उसमें से क्या पूछा रहे, ठीक है, कितना पूछ रहे हैं वो। अगर सिर्फ आप परीक्षा के हिसाब से देखोगे कि इस चैप्टर में सिर्फ 1 क्वेश्चन बन रहा है, आगे वाले चैप्टर में 2 क्वेश्चन बन रहे, तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन जिसमें 1 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है उस चैप्टर को स्लो समझे, या फिर उसको शॉर्टकट में पूरा करके आगे चले जाए। तो ये गलती नहीं करनी है, भले वो 1 नंबर का हो या 2 नंबर का हो या 3 नंबर का चैप्टर हो। आपको क्या करना, उस चैप्टर को व्यवस्थित तरीके से स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझना है पहले तो, आप उसको छोड़ नहीं सकते, फिर उसको तैयार करना है। हाँ, लेकिन जब आपके एग्ज़ाम नज़दीक आती है तो आपको उन चैप्टर को ज़्यादा अच्छे से करना है, रिवीजन बार बार करना जो ज़्यादा मार्क्स के हो, वो बात अलग है। लेकिन पढ़ना और समझना तो सब चैप्टर को अच्छे से ही है, क्योंकि क्या होता है, जैसे चैप्टर नंबर 1 दिया है, चैप्टर नंबर 1 आप अच्छे से करोगे तो चैप्टर नंबर 2 हो सकता है और अच्छे से और ईजिली आपको आएगा, ठीक है। पर क्या होता है, चैप्टर नंबर 1 में मान लो कम मार्क्स का पूछने वाले, चैप्टर नंबर 2 में ज़्यादा मार्क्स का पूछने वाले, तो लोग पहले चैप्टर 2 पे ही अटैक कर देते, नहीं पहले 2 पता थे, वही मतलब उसी में ही दिया हुआ है, उसको पहले पूरा कर दे, वो ज़्यादा नंबर में आने वाला, सर ने बोला है क्लास में कि ये ज़्यादा नंबर में आने वाला है, ठीक है। पहला वाला तो देख लेंगे बाद में वो कम नंबर का, लेकिन ऐसी गलती नहीं करना है, आपको पहला भी अच्छे से समझना है, ठीक है। उसको अच्छे से समझोगे, उसको अच्छे से करोगे तो दूसरा वाला हो सकता है आगे अच्छे से आएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट यही कहेंगे कि चैप्टर्स को अच्छे से समझने वाली बात है। पहले आप उसको एक लाइन का अर्थ अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको जानने की कोशिश करें, चाहे कहीं से भी। और अभी के टाइम में तो ऑनलाइन का युग है, तो स्कूल के भरोसे भी बच्चे नहीं बैठ रहे। कुछ जो होशियार यानी टॉपर बच्चे होते वो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सर नहीं बता रहे तो उसको छोड़ देंगे, अगर उसको जानने की इच्छा है तो कैसे भी करके उसको जानता है, चाहे ट्यूशन में जान के आ रहा है या फिर ऑनलाइन से जान रहा है, कैसे भी करके वो बच्चा उसको पता कर रहा है, या स्टूडेंट्स में जो ग्रुप है जो अच्छा पढ़ रहे उनसे जानता है। तो उनका टारगेट रहता है कि अगर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही है, उसका अर्थ जाने कैसे भी करके, ठीक है। बस इतना ही कहेंगे। तो आपको मैंने बता दिया इन शॉर्ट में कि 3 सब्जेक्ट होते हैं, साइंस में भी 3 भाग होते हैं, और इन दोनों में मैथ जैसा अप्रोच रहता है, यानी भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में थोड़ा बहुत आपको मैथ की तरह लेके चलना पड़ेगा, यानी गणित की तरह। उसमें जैसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है वो इसमें भी होती है। शुरुआत में क्या होता है, जब बच्चा 10वीं पढ़ता है शुरुआत में, तो उसका टारगेट सिर्फ वो गणित को लेके चलता है। विज्ञान को ऐसा लेता है कि भाई हाँ चल जाएगा, कर लेंगे, ईजी है, कर लेंगे। और कई बार अक्सर टीचर्स भी ये भी गलती कर देते कि साइंस है तो क्या ईजी है, पढ़ा लेंगे या लास्ट में पूरा कर देंगे या जैसे तैसे ईजीली हो जाएगा, ठीक है।
और मैथ पे ही ज़्यादा भार देने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक छोटी मोटी गलती भी गिना जाती है स्टूडेंट्स की भी और कई बार टीचर्स की भी, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी की फ़िलहाल निंदा नहीं करता हूँ, लेकिन यही हकीकत है और यही सत्य है। जो स्टूडेंट अभी 11th में आए होंगे या 12th में आए होंगे तो वो जान पाएंगे कि उनका साइंस, जब उन्होंने 10th स्टार्ट की थी तो उनको पता था कि साइंस ईजी हम कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती है उनको लगने लगता है कि यार साइंस में कुछ गलतियाँ हो रही है, साइंस थोड़ा हार्ड पड़ रहा है, तब उनकी बाद में लेट आंखें खुलने लगती है, ठीक है। तो इस तरीके की गलती ना करें, साइंस को शुरुआत से ही अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। और इंग्लिश का भी मैंने वीडियो बनाया है, इंग्लिश के बारे में भी कि क्या भूल होती है और कैसे उसको अच्छे से प्रिपेयर करना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और मैथमेटिक्स के लिए भी मैंने बनाया है कि कैसे आप बेस को मजबूत कर सकते हैं गणित का, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लिए, बहुत अच्छे से पूरा करें, तो धन्यवाद है आपको। आपने अपनी जीवन में बहुत अच्छा एक काम किया है और दूसरे 2 वीडियो उसको भी देखें और समझें। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें ये काम की है, तो आगे भी स्टूडेंट्स को शेयर करें तो उनको भी काम में लगे। ओके, थैंक यू, वी विल मीट सून।